Hello, fourth years. Good morning. Once again, we are in the complications of labor. लेबर्स के जितने भी कॉम्प्लिकेशंस थे मैंने आप लोग को डील कर दिया था और इसके अलावा मुझे आप लोग को स्पेशल अटेंशन लेना है आप लोग का हियर इन दी आई थिंक दिस ऑल कॉम्प्लिकेशंस हैज़ ऑलरेडी completed. Next we'll see the next complications are first is intrapartum fetal distress. See, these are also the complications of during the labor. First is intrapartum fetal distress. Intrapartum fetal distress, as the name is suggesting, during the intrapartum period, if the fetus is in completely in distress, अगर fetus distress में है, अगर उसको सांस लेने में problems आ रही हैं, अगर उसको FHS उसका fluctuate हो रहा है, तो that we call the fetal distress. Okay, तो if it happens during the intrapartum period, then it is called the intrapartum fetal distress. Okay. Delivery under GA. Delivery under general anesthesia is a complicated. See, what is written over here. Certain complication may arise during labor and place the mother और बेबी एट हाई रिस्क. लेबर के टाइम पे कुछ कुछ सडन ऐसे कॉम्प्लिकेशंस अराइजेस होते हैं इस टाइप के हाई रिस्क वुमेन में जो मदर और बेबी को हाई रिस्क में डालते हैं. सी, ऐसे तो जो मदर है शी इज़ कम्प्लीटली ऑल राइट ड्यूरिंग हर एंटायर 9 months of pregnancy, but when she came to hospital for delivery, when she have normal labor pain, or you can say now she is in the intrapartum period, understand, and suddenly she get the fetal distress because this is interpartum period. Suddenly her baby get the fetal distress. So what we'll have to do, in some cases we give the general anesthesia and then we do the delivery process because कई मदर जो होती वो एग्जॉस्टेड हो जाती है, तो वी यूज़ दी जनरल एनेस्थीसिया समटाइम एंड वी यूज़ द फोर्सेप और वी यूज़ द इंस्ट्रूमेंट्स. तो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ हाई रिस्क केसेस ड्यूरिंग द labor process. Difficult forceps or breech delivery. Yeah, this is also the one of the most important high risk during the labor. Difficult forceps कई बार in the forceps delivery. One example I have saw during my course, during my tenure. मैंने क्या देखा था, एक वुमेन वॉज देयर, शी वॉज इन कम्प्लीटली इन द पेन, फुल डायलिटेशन था, देयर वॉज द 10 centimeter dilatation. Still the baby was not coming out because the mother is not pushing, not she was cooperating with the midwife. तो वो उतना she was not able to गिव हर 100%. तो वी यूज़ द वैक्यूम, तो वैक्यूम यूज़ किया हमने. देन अगेन शी वॉज फेल्ड विद द वैक्यूम. देन इन द इंस्ट्रक्शन और इन द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर और मिडवाइफ, she came and then she operated with the vacuum, then it was possible to get out the baby. मतलब कई बार ऐसा होता है कि वैक्यूम भी बार बार फेल भी होता है, इंस्ट्रूमेंट्स और फॉर्सेप्स भी बार बार फेल होता है. तो ये एक कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पर, एक हाई रिस्क वहाँ पर क्रिएट हो जाता है. अगर आपने बार बार वैक्यूम यूज़ किया, बार बार आपने फोर्सेप यूज़ किया, तो बेबी इज़ वेरी वेरी डेलिकेटेड यार. अब वो उसको अंदर वो कब तक आप इतने कॉन्ट्रैक्शंस में और इतने आपने फोर्सेप्स यूज़ किए हैं, वैक्यूम यूज़ किया है, तो वो कब तक वो अंदर स्टेबल रहेगा, तो उसको भी सांस लेने में घबराहट होगी, तकलीफ होगी. ओके, तो दिस इज़ कॉल्ड द हाई रिस्क केसेस. फेल्ड फोर्सेप, आपने 2 फोर्सेप यूज़ किया है ड्यूरिंग द डिलीवरी बेबी आउट करने के लिए. बेबी वॉज नॉट एबल टू गेट आउट बिकॉज मदर इज़ नॉट प्रेशराइजिंग, नॉट पुशिंग प्रॉपरली. तो आपने फोर्सेप यूज़ किया, अब फोर्सेप से भी बेबी आउट नहीं हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द फेल्ड फोर्सेप. तो ऐसे सिचुएशन इज ऑल्सो वेरी हाई. अब ऐसे सिचुएशन में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, 10 centimeter का डायलिटेशन और हमें CS करना पड़ा. मतलब आप समझो, मदर इतना पेन, 12 hours 14 hours का पेन मदर ने टॉलरेट कर लिया, उसके बाद शी इज़ गोइंग टू हैव द CS. तो दिस इज़ द वेरी ट्रबलमेटिक सिचुएशन ना, कि मदर इतना पेन सह लेने के बाद, उसका सर्विक्स इतना डायलेट होने के बाद शी इज़ गोइंग टू LSCS. तो दिस इज़ द वेरी हाई रिस्क और वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन. Prolonged interval from the diagnosis of fetal distress to delivery. Prolonged interval
मीन्स सी इफ़ द फीटल डिस्ट्रेस अगर बहुत लंबे समय तक है तो देयर इज़ ए वेरी वेरी मच हायर चांस ऑफ having the IUD or having the any complications or any problem to the lungs also और the heart also, क्योंकि आप उसको जितनी सांस की कमी होगी उसको प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड दी हाई रिस्क। पीपीएच और रिटेन प्लेसेंटा, जैसे मैंने अर्लियर बताया था, पोस्टमार्टम हेमरेज अगर होता है, पोस्टमार्टम हेमरेज मीन्स देयर इज ए हेमरेज और ये ब्लीडिंग यू कैन से ड्यूरिंग द पोस्टमार्टम पीरियड इज कॉल्ड द पोस्टमार्टम हेमरेज। और रिटेन प्लेसेंटा मैंने हमेशा बताया है कि आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी प्लेसेंटा इज रिटेन्ड इन द यूट्रस और वो बाहर नहीं हुआ है। तो आप खुद ही सोचो, प्लेसेंटा अगर रिटेन है, प्लेसेंटा का एक भी पार्ट्स अगर रिटेन है, तो मैंने पहले भी बताया है, तो ये ब्लीडिंग कॉज करता है क्योंकि कंटिन्यू ब्लीडिंग होगा तो मदर विल बी इन द शॉक और डेथ भी हो सकती है। तो द पीपीएच एंड रिटेन प्लेसेंटा इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन इन द postpartum period. So this was all about the complication during the labor. Next we'll see the postpartum complications कि postpartum period में क्या क्या complications एक mother have faced. See, first is an eventful labor may suddenly turn into an abnormal one in the form of PPH. See, अभी तक mother was completely normal, उसकी delivery भी normal हो गई है, everything was very normal, but sudden what will happen, मदर को बेबी बॉय हो गया, बेबी गर्ल हुआ, वट एवर, शी इज़ वेरी हैप्पी एंड शी वेंट टू होम। अगेन शी केम बैक आफ्टर 3 days, 3 दिन बाद वो आती है। डेफिनेटली एवरी वन गॉट दी ब्लीडिंग, सबको ब्लीडिंग होती है, दैट वी कॉल दी लोकिया, सबको लोकिया डिस्चार्जेस होते हैं। बट उस मदर ने देखा कि 3 days हो गए, 4 days कंटिन्यूसली एक्सेस ब्लीडिंग शी इज सफरिंग एंड फ्रेश ब्लड शी इज हैविंग। तो मदर को उस टाइम पे क्या समझ में आना चाहिए, दिस इज कॉल दी, अगर मदर वापस 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन बाद आती है तो डेफिनेटली शी विल कंप्लेन दी एक्सेसिव ब्लीडिंग और एक्सेसिव डिस्चार्जेस। ओके, तो इट मीन्स दैट यू हैव टू ऑब्जर्व द लोकिया, द कंडीशन ऑफ लोकिया, द अमाउंट ऑफ लोकिया एंड द स्मेल ऑफ द लोकिया। आप सारे स्मेल सब चीज़ से यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि वहाँ यूट्रस में, इनसाइड यूट्रस आइदर प्लेसेंटा आउट नहीं हुआ है, और अगर प्लेसेंटा आउट नहीं हुआ तो मदर विल फील वेरी मच पेन इन द एब्डोमेन। ओके, और अगर कुछ बीट्स रह गए हैं इनसाइड द यूट्रस तो भी एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, दैट वी कॉल द पीपीएच। ओके, नाउ नेक्स्ट रिटेन प्लेसेंटा, डेफिनेटली मैंने भी बताया, प्लेसेंटा अगर सब एवरीथिंग इज नॉर्मल, but after 2 to 3 days after delivery mother is having pain, fullness of abdomen। तो आप खुद सोचो, प्लेसेंटा इतना साइज में इतना लार्ज, इतना बड़ा होता है। I'll show you the image of placenta also, क्योंकि यहाँ पर तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, केवल डिजिटली यूज़ कर सकते हैं। तो I'll show the image of placenta also and their situation in the यूट्रस ऑल्सो। नेक्स्ट इज शॉक, डेफिनेटली मैंने हमेशा सीक्वेंस में बताया है, अगर एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है तो मदर कैन सफर विद द शॉक। देन इन्वर्जन, समटाइम इट हैपन्स इन द women of multigravida or grand multipara women can have this type of problem of inversion, either uterine inversion or sometimes genital prolapse, मतलब इस टाइप के इन्वर्जन दिखते हैं। इन्वर्जन मीन्स कि अंदर जो बॉडी पार्ट्स है, जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, वो इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा होना या फिर गिर जाना। तो यूट्राइन इन्वर्जन इज़ वेरी कॉमन, यूट्रस उलट पुलट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड यूट्राइन इन्वर्जन। ये हमेशा ग्रांड मल्टीपैरास में ही मिलता है क्योंकि उनके मसल्स बहुत ही रिलैक्स हो जाते हैं, इसलिए देयर इज़ अ चांस ऑफ हैविंग यूट्राइन इन्वर्जन इन दिस टाइप ऑफ पेशेंट। नेक्स्ट इज सेप्सिस में भी डेवलप लेटर ऑन, डेफिनेटली सेप्सिस होने की चांसेस हैं, क्योंकि मैंने बताया था आपको पहले भी, अगर कोई भी बीट्स अगर रह जाते हैं या फिर कोई भी रप्चर हुआ यूट्रस या भी किसी भी प्रकार का फॉरेन बॉडी मटेरियल्स अगर अंदर हैं तो there is a chance of sepsis or infection, or infection ultimately have inflammation, then inflammation can get the uh, that all the symptoms of fever, pain, everything again started. This was all about the postpartum complications. First was the PPH,
retained placenta, shock, inversion and sepsis may develop later on. तो sepsis जैसे PPH है, retained placenta है, तो अभी तो पता नहीं चल रहा है, बट 8 से 10 दिन बाद you'll फेस विद द सिम्टम ऑफ सेप्सिस. ठीक है, तो मदर 8 से 10 दिन बाद ये कंप्लेन लेके आती है कि सिस्टर या माँ मेरे को फीवर आ रहा है एंड पेन, एक्सेसिव पेन हो रहा है. तो आप लोग को एक्सक्लूसिव आप लोग को प्यूपरल सेप्सिस पढ़ाया जाएगा. उसमें आप लोग देखना कि मदर क्या क्या कंप्लेन लेके आती है. दिस इज कॉल्ड द प्यूपरल सेप्सिस, क्योंकि ये एवरीथिंग विल बी यूज प्यूपेरियम, बिकॉज दिस वर्ड, दिस सेंटेंस प्यूपेरियम इज यूज ड्यूरिंग द पोस्टमार्टम पीरियड. प्यूपेरियम का मीनिंग ये होता है there is a changes occur in the postpartum period in the genital organ or in the pelvic organ that we call the puerperium, and puerperium period start after the postpartum period till the 6 weeks. 6 weeks तक चलता है. 6 weeks मतलब 1.5 महीने you can say. Okay, so this is called the puerperium. And puerperal sepsis you will get after the 8 to 10 days after delivery. See, in the next slide we'll have the high risk newborn. हमने अभी तक हाई रिस्क प्रेगनेंसी देख लिया, हाई रिस्क पोस्टपार्टम हाई रिस्क इंट्रापार्टम और लेबर देख लिया, हाई रिस्क केसेस इन द लेबर पीरियड, हाई रिस्क केसेस इन द पोस्टपार्टम पीरियड. नाउ इट्स टर्न ऑफ बेबी, हाई रिस्क इन द न्यूबॉर्न. अब जो न्यूबॉर्न आया है, व्हाट हाई रिस्क दैट न्यूबॉर्न कैन फेसेस इफ द मदर इज हैविंग कंप्लीटली नॉर्मल, एक मदर है तो भी हर बेबी कैन हैव एनी कॉम्प्लिकेशंस. ओके, और मदर पहले से ही हाई रिस्क केसेस में है तो डेफिनेटली देर इज मोर चांसेस टू हैविंग दी हाई रिस्क बेबी. Okay, so the let's see the one by one the high risk cases in the newborn. First is APGAR score. Definitely will have the APGAR score first. इसलिए अगर less than 7 APGAR score है, 9 10 sorry 7 8 9 10 is very normal, we can consider that normal, but below 7 is abnormal condition. Okay, so अगर APGAR score below 7 है तो this is considered in the high risk cases, high risk newborn. Birth weight less than 2500 definitely and more than the 4 kg. If there is a weight of 2500 ग्राम से कम है और 4 kg से ज़्यादा है तो it considered in the high risk. Okay, why? I'll teach you separately. Every points, every high risk, I'll teach you everything very separately. ठीक है, जैसे why we are considering 2500 weight of baby in the high risk, why 4 kg baby is in the high risk, everything I'll teach you separately, क्योंकि this unit is itself for this detail of high risk cases. Okay, I'm just list out the all the complications and then we'll have one by one everything. Next is convulsion. कन्वल्जन इफ द बेबी इज हैविंग, बेबी बॉर्न होने के बाद फीट्स आ रहे, कन्वल्जन आ रहा है, दिस बेबी कैन कंसिडर इन दी हाई रिस्क केसेस. रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, अगर बेबी का लंग्स मैच्योर नहीं है तो शी कैन सफ़र और ही कैन सफ़र दी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, तो दिस इज कंसिडर्ड इन दी हाई रिस्क केसेस. हाइपोग्लाइसीमिया, अगर बेबी इज हैविंग हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, ज़्यादा ठंड लग रही है तो विल कंसिडर दिस टाइप ऑफ बेबी इन दी हाई रिस्क केसेस. फीटल इन्फेक्शन, अगर बेबी कम्स विद एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन या फिर स्किन डिजीजेस या फिर बेबी इज हैविंग फीवर, एनी टाइप ऑफ फीवर या फिर इंजरी, अगर वैक्यूम से किया है तो शी कैन हैव इंजरी इन दी स्कैल्प, और अगर फॉर्सेप यूज़ किया तो कुछ रैशेस हुए होंगे तो इट कैन बी इन्फेक्टेड फॉर फ्यूचर, और 3 से 4 दिन बाद उसको इन्फेक्शन हो, तो दिस टाइप ऑफ फीटल इन्फेक्शन कम्स अंडर दी हाई रिस्क केसेस. परसिस्टेंट साइनोसिस, इफ बेबी इज हैविंग साइनोसिस तो इट कंसिडर्ड इन दी high risk cases. Okay, anemia can also be if the mother is having anemia during the pregnancy, so there is a having chance of to having baby with the anemia. You can see by having the simplest test by observation. You can see the eyes, you can see the skin or body skin of the baby. So we'll consider this type of patient in the high risk cases. Major congenital abnormalities, if there is having any anatomic abnormalities, anomalies, so that would consider in the high risk cases, or any defect in the
एनाटॉमिक और फिजिकल गेस्चर पोस्चर, अगर किसी भी प्रकार का फिजिकली एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स दिखते हैं तो इट कंसिडर इन द हाई रिस्क केसेस. Jaundice, if baby is having jaundice, so it considered in the high risk cases. Hemorrhagic diathesis is also a condition in which we consider the baby in the high risk cases. If baby is having continually hemorrhage, then we'll consider this in the high risk cases. This all about the high risk cases in the newborn. Okay, then we'll see everything one by one separately. Next we'll have the management of high risk cases. क्या क्या management during the pregnancy or after the during the delivery or after the postpartum or after the delivery we can follow, ताकि हमें इस प्रकार के हाई रिस्क केसेस प्रेगनेंसी में, लेबर में और पोस्टपार्टम पीरियड में नहीं मिलने. तो इस हाई रिस्क केसेस के मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं, सी विल सी वन बाय वन एवरीथिंग. First is the risk of cases should be identified and give proper antenatal, intranatal and neonatal care. जो भी हाई रिस्क हमको मिला है विल सी अच्छे से उसको देखेंगे, पहचानेंगे और उसको प्रॉपर एंटीनेटल, पोस्टनेटल और नियोनेटल, एंटीनेटल, इंटरनेटल एंड नियोनेटल केयर हमको प्रोवाइड करना है, सो दैट हम हाई रिस्क केसेस को अवॉइड कर सकें. दिस इज़ नॉट टू से दैट हेल्दी अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस शुड नॉट गेट प्रॉपर अटेंशन. ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि जो अनकॉम्प्लिकेटेड और हेल्दी वुमेन है उनको कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकता है. ये तो हमें, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना आपको, एक वुमेन है वो कम्प्लीटली शी वॉज नॉर्मल इन द प्रेगनेंसी, बट ड्यूरिंग द डिलीवरी और ड्यूरिंग द पोस्टपार्टम पीरियड उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है मैंने बताया था. इसलिए हम किसी भी वुमेन को, एक हेल्दी वुमेन को भी अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस में नहीं ला सकते हैं. वो उसको हमेशा अटेंशन में रखना है, प्रॉपर अटेंशन में रखना है जब तक वो प्रेगनेंसी, डिलीवरी और पोस्टपार्टम पीरियड में है, क्योंकि कभी भी किसी को भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं. ओके, बट इन जनरल दे नीड नॉट बी एडमिटेड टू स्पेशलाइज्ड सेंटर्स. बट जनरली उनको स्पेशलाइज सेंटर में नहीं रखना है, बट उनको प्रॉपर ट्रेन मिडवाइफ्स के कांटेक्ट में रखना है, ताकि इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो उसको इमिडिएटली रेफ़र कर सकें. एक जनरल प्रैक्टिशनर उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं या फिर जो मिडवाइफ्स हैं वो उनकी ऑब्जर्वेशंस पे रखना है. ओके, ताकि अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी वी कैन रेफर द पेशेंट इमीडिएटली. नेक्स्ट इज it is necessary that all expectant mother are covered by the obstetric service of particular area. मैंने हमेशा से बताया था, जब एंटीनेटल केयर मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, तो एवरी मदर, हर प्रेग्नेंट वुमेन को, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो एबनॉर्मल हो, उनको उसके एरिया के, पर्टिकुलर एरिया के एंटीनेटल केयर सर्विसेज, ऑब्स्टेटिकल सर्विसेज जितने भी होते हैं वो उनके एरिया पे मिलने चाहिए. तो दिस इज़ योर सर्विस, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको आपको ये इंस्ट्रक्शंस देना है और ये इसका इम्पोर्टेंस आपको बताना है कि वो जो नियर बाई सर्विसेज जहाँ मिल रही है एंटीनेटल केयर सर्विसेज, वहाँ जाके सर्विसेज ले. द सर्विसेज ऑफ ट्रेन्ड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स and assistant nurse cum midwife of health center should be utilized to provide the primary care and screening in rural area and urban and semi urban pockets. मैंने हमेशा ये सेंटेंस बोला है, जितने भी रूरल, अर्बन और सेमी अर्बन के जितने भी मिडवाइफ्स हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, उन सबको इनिशियल स्टेप स्क्रीनिंग और पीएचसी लेवल पे उनको प्राइमरी केयर, ये सब एक मदर को, एक्सपेक्टेंट मदर को प्रोवाइड करना है. एज ए नर्स दिस इज़ योर रोल. अगर आप ये कर लिए तो आपका हाई रिस्क केसेस के, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट. ओके, आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हो अगर आप पूरे 9 मंथ ऑफ ड्यूरेशन में आप टेक केयर करोगे बेबी का, मदर का, प्रॉपर एंटीनेटल केयर सर्विसेज प्रोवाइड करोगे. तो दिस इज़ द वे ऑफ ट्रीट द बेबी और मदर very easily. Next is case with significantly high risk should be referred to specialized referral centers. जैसे मैंने बताया था कि अगर किसी प्रकार का ऐसा केसेस मिलते हैं जो हाई रिस्क में हैं तो इमीडिएटली उनको स्पेशलाइज्ड सेंटर्स में हमको रेफ़र करना है. इसमें बिल्कुल भी आपको लेट नहीं करना है, वेट नहीं करना है, आपको इमीडिएटली
आपको इमिडिएटली रेफ़र करना है पेशेंट को। केसेस फ्रॉम रूरल एरिया में बी केप्ट एट मैटरनिटी वेटिंग होम्स। अगर रूरल एरिया में है पेशेंट तो जो मैटरनिटी वेटिंग होम्स होते हैं जो उनके घर के पास या फिर उनके गांव के पास होते हैं, ऐसे जगह पे उनको रेफ़र करना है। ओके, नेक्स्ट विल सी cases having a previous unsuccessful pregnancy should be seen and investigated before another conception occur। अगर उसको प्रीवियसली कोई ऐसा अनसक्सेसफुल प्रेगनेंसी हुआ था जिसमें कोई प्रॉब्लम्स या हाई रिस्क आई थी, तो उनको इन्वेस्टिगेट करना है और आगे की प्रेगनेंसी होने से पहले उनको आगे कंसेप्शन होने से पहले उनको ट्रीट करना है और उनको इन्वेस्टिगेट करके उनको प्रॉपर केयर देना है। ओके, next is complete investigation for hypertension, diabetes, kidney disease or thyroid disorders should be undertaken. The proper treatment institute। See, अगर इस टाइप के डिजीजेस और इस टाइप की मेडिकल प्रॉब्लम्स है किसी पेशेंट को, तो उनको कंप्लीट इन्वेस्टिगेशंस करो एंड रेफर दिस टाइप ऑफ पेशेंट, क्योंकि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और एनी टाइप ऑफ किडनी डिजीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होना इज़ वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड, वेरी मच हाई रिस्क केसेस। तो आप लोग को ये समय पे ट्रीट कर लेना है ताकि मदर को प्रेगनेंसी में और बेबी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स फेस नहीं करें। नेक्स्ट विल सी द सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज शुड बी ट्रीटेड बिफोर एम्बार्किंग और अनदर प्रेगनेंट। अगला प्रेगनेंसी लेने से पहले अगर देयर इज एनी टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ डिजीज हैविंग विद द मदर, उसको आपको एम्बार्क करना है, साइड करना है, उसके बाद शी कैन हैव अनदर प्रेगनेंसी। ओके, तो ये आपको मदर को ट्रीट सजेस्ट करना है। नेक्स्ट